तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट्स। चार्टर एक्ट्स आया गया था जो कंपनी रूल है उसको 20 साल तक एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। तो पहला चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1813, ये 1813 में आया था। तो हम लोग एक्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले मोनोपोली ऑफ ट्रेड। तो पहले हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट में देखे थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्योर मोनोपोली था, लेकिन फिर क्या हुआ, वो लोग का क्या बोलते हैं, नेपोलियन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी, नेपोलियन जो था वो जो ब्रिटेन को कैप्चर करना चाह रहा था, क्योंकि वो पूरा यूरोप को कैप्चर करने चला गया था। तो नेपोलियन जो है वो क्या बोलते हैं, यूरोप से क्या किया था, ट्रेड आइसोलेशन कर दिया था कि यूरोप का कोई भी कंट्री ब्रिटेन से वो नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं, अंदर और बाहर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड है इसको हटाना पड़ा, क्योंकि जो उस समय यूरोप में आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन, और सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था ब्रिटेन में। तो वो लोग चीज़ें डेवलप तो करे पर मार्केट ही नहीं है वो लोग के पास। तो फिर क्या किया गया, मोनोपोली ऑफ ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा दिया गया। मतलब यूरोप का और भी कंपनी इंडिया में आके ट्रेड कर सकता, लेकिन टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना छोड़ दिया गया। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था। बाकी जो कंट्रोल ऑफ कंपनी था वो जो था कि सीईओ, कोड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 मेंबर था, और उसमें क्या बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वो सब कुछ सेम रखा गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको भी सेम रखा गया, मतलब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और वो वाला एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को सेम रखा गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम था कि उसमें 4 लोग था और वो वोट करता था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी सेम था। रेवेन्यू में क्या किया गया, जो टैक्सेस कलेक्ट होता था और जो ब्रिटिश प्रोजेशन, मतलब एक जो हम लोग ट्रेड से कमाएंगे और एक जो ब्रिटिश प्रोविशन से टैक्स लेंगे, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। और कुछ किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि 1 लाख इंडियंस की एजुकेशन में खर्च किया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कोर्ट्स है उसको और पावर दिया गया। कोर्ट्स जो है वो यूरोपियंस पे, मतलब पहले तो कोर्ट्स किस पे लागू होता था, जो वहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरीज में इंडियंस रहते थे उस पर। पर अब जो ब्रिटिश टेरिटरी में यूरोपियंस रहते हैं, जैसे पोर्चुगीज, डच, वो लोग रहते हैं, उन पे भी कोर्ट्स लागू होगा, ठीक है। तीसरा क्या किया गया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज था उनको अलाउ कर दिया गया, ठीक है। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1813। अब आता है चार्टर एक्ट 1833, जो 20 साल बाद आया वापस 20 साल बाद एक नया चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट में क्या किया, मोनोपोली ऑफ ट्रेड को पूरा अबॉलिश कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई मोनोपोली नहीं होगा ट्रेड का। उसके बाद क्या गया कि जो कंपनी ऑफ कंट्रोल है उसमें कोड ऑफ डायरेक्टर्स था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। अब यहाँ पे ट्रेड हो ही नहीं रहा है, तो जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स था, बताते हैं, देखिए। अब अगर ट्रेड हो ही नहीं रहा है तो जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से कमर्शियलिटी को हटा दिया गया, और ये दोनों मिलके बस पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशनल रूल बनाता था, ठीक है। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। उसके बाद क्या गया, जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसमें एक पहले कितना मेंबर था, गवर्नर जनरल और 3 मेंबर था, पर अब एक और मेंबर जोड़ दिया गया, ये वाला मेंबर जो एक लॉ मेंबर था, ठीक है। और वो लॉ मेंबर क्या करता था, वो बस एडवाइस दे सकता था, और कभी कभी कुछ सिचुएशंस में उससे वोट मांगा जाता था। और जो ये है गवर्नर जनरल काउंसिल, ये अब सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो हो गया, लॉ मेकर हो गया, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेशन में क्या किया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है उसको बंद कर दिया, मतलब कि कोई भी अपना मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी अपना अलग अलग लॉ नहीं बनाएगा। ये जो गवर्नर जनरल है यही इसके लिए भी लॉ बनाएगा, मतलब पूरा ब्रिटिश इंडिया के लिए वही लॉ बनाएगा, ठीक है। और जो लॉ है वो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, तब वो चीज़ लॉ बनेगा। मतलब इससे पहले जितना भी लॉज बनता था उसको हम लोग प्रोविजंस बोलते थे, पर ये चार्टर एक्ट 1813 के बाद जितना भी एक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ तक जो जितना भी लॉ बना वो प्रोविजन, यहाँ से जितना भी लॉ बना वो एक्ट,
ठीक है। उसके बाद फिर रेवेन्यू तो ये वाला कमर्शियल और ट्रेड वाला रेवेन्यू तो आना ही बंद हो गया। इसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये सेंट हेलिना जो एक आइलैंड था वो वाला उसका जो एक्विजिशन था वो ब्रिटिश क्राउन ले लिया था बिल्कुल इसी के तहत, उसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और एक लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया गया था जिनका कमिश्नर कौन था, लॉर्ड मकाले। यही लॉर्ड मकाले कौन था, इसका चौथा लॉ मेंबर था। इसका जो चौथा मेंबर था जो लॉ का काम करता था, लॉ मेंबर एडवाइजरी डालता था और कभी कभी वोट करता था, तो यही था लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो ये हो गया, इतना था चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद आएगा चार्टर एक्ट 1853। फिर 20 साल बाद कुछ रिन्यू करना था। अब इस चार्टर एक्ट 1853 में ये चीज़ स्टैब्लिश हो गया कि अब कंपनी रूल कभी भी ख़त्म हो सकता है। जो ब्रिटिश क्राउन है वो इंडिया का जो जितना भी ब्रिटिश इंडिया है उसको एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, कंट्रोल ऑफ कंपनी। पहला क्या किया गया, जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको 24 से हटा के कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। और जो 6 मेंबर्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही वो होगा, नॉमिनेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद जो था उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाया था, उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाया गया था, और भी बहुत सारा न्यू टेरिटरीज को एक्वायर किया गया था। तो जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको ये पावर मिला था कि वो न्यू प्रोविजंस को बना सके। अब ये कोड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, कोड ऑफ डायरेक्टर्स है कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशनल पावर क्या था कि सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसी को हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए थे, और वही पूरा ब्रिटिश इंडिया देखता था बंगाल के साथ साथ। पर अब क्या किया गया, गवर्नर जनरल का क्या बोलते हैं वर्कलोड देखते हुए एक अलग से बंगाल प्रेसिडेंसी का एक अलग गवर्नर है। अब जितना भी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी है सबका अलग अलग गवर्नर है। वो लोग सब रिपोर्ट करता था किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, और वो किसको रिपोर्ट करता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ऐसा चल रहा था। उसके बाद फिर ये जो लॉ मेंबर था, 4th मेंबर, जिसको टेम्पररी बनाया गया था उसको फुल मेंबर बना दिया गया, और वो भी हर लॉ मेकिंग में वोट करता था, ठीक। उसके बाद क्या गया, जो सिविल सर्वेंट्स है उसको पहले कन्वेंटेड सिविल सर्वेंट्स में वो हो गया था, क्या बोलते हैं, अलाउ किया था इसमें चार्टर एक्ट 1833 में। पर अभी क्या हुआ, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है वो इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया अनकन्वेंटेड सिविल सर्विसेज वाले उसमें भी। मतलब कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज क्या होता है, लोअर लेवल पे, पर अनकन्वेंटेड क्या होता है कि IAS IPS जो था वो इंडियंस भी बन सकता था, ठीक है। उसका होता है लेजिस्लेचर्स में भी बहुत बड़ा चेंज किया गया कि कैसे लेजिस्लेशन संभालना है। पहले तो क्या था, गवर्नर जनरल और उसका क्या बोलते हैं इलेक्टेड काउंसिल, उसमें 4 मेंबर्स था, 3 नॉर्मल 1 लॉ मेंबर, ठीक है। उसके साथ साथ एक कमांडर इन चीफ को भी अपॉइंट किया गया कि एक कमांडर इन चीफ भी रहेगा। उसके बाद क्या किया, एक और लेजिस्लेचर काउंसिल अपनाया गया जिसमें चीफ जस्टिस रहेगा कैलकाटा का, फिर नॉर्मल, फिर अदर जजेस रहेगा कैलकाटा का, फिर एक मेंबर रहेगा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा प्रेसिडेंसी से। उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंसी से एक मेंबर रहेगा। तो क्या हुआ, इसमें लोकल गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन मिला, और ये 12 मेंबर मिलके एक मिनी पार्लियामेंट का काम करके लॉज बनाएगा, ठीक है। और जो रेवेन्यू है वो भी सेम है इसके तरह। उसके बाद फिर इसमें क्या कर दिया गया, ये जो था चार्टर एक्ट 1813 और 1830 सब 20-20 साल के लिए आया था। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं था, ये इंडेफिनिट टाइम के लिए इस लॉ को लाया गया था। ओके, तो ये था अपना चार्टर एक्ट। इसमें हम लोगों ने सब कुछ देखा कि कैसे कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट 1833 से 1853 के बाद तक कैसे रूल किया था। थैंक यू।